So, today we will be discussing about the government bank jobs exams in India, which are available for freshers and any stream graduate. मतलब ऐसे बैंकिंग गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब एग्ज़ाम्स इंडिया में जो फ्रेशर्स के लिए अवेलेबल हैं और कोई भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट दे सकता है. तो इसको डिटेल में देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ कि माई नेम इज़ अमनदीप सिंह. I have done Bachelor of Technology. Right now I am working as an assistant manager in a public sector bank. Or government jobs which I have qualified are IBPS CWE PO, IBPS CWE Specialist Officer, IBPS CWE Clerk, SSC CGL Pre. And previously I have worked in Career Launcher also. Career Launcher is a coaching institute which is focused for CAT, banking, SSC, CLAT examinations. So I have worked as a faculty there and my email ID is this if you need to contact me. So coming back to the topic कि टॉपिक हमारा है गवर्नमेंट बैंक जॉब्स एग्जाम्स इन इंडिया फॉर फ्रेशर्स एंड एनी स्ट्रीम ग्रेजुएट. सो अब इसमें वाई आई एम सेइंग फ्रेशर्स, बिकॉज मैं ऐसी जॉब्स की बात करूंगा यहाँ पे जिसके लिए वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मैंडेटरी ना हो. जैसे आप ग्रेजुएट हो गए और अच्छा हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे मोस्टली इसमें मतलब आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट बैंक जॉब एग्ज़ाम देना हो तो ग्रेजुएशन ही रिक्वायरमेंट है. पहले एक टाइम ऐसा होता था कि क्लरिकल के लिए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन वॉज सफिशिएंट. आप इंटरमीडिएट है आप दे सकते हैं. मतलब आई कैन शेयर अ केस विद यू ऑल्सो कि मैं जब अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो फर्स्ट ईयर में हमारे साथ एक स्टूडेंट था, मतलब मेरा बैचमेट ही था, उसका क्लर्क एग्जाम में हो गया था. सो ही वॉज कन्फ्यूज कि ज्वाइन करूं या ना करूं, क्योंकि बाय द टाइम वी वुड बी ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज तब तक वो असिस्टेंट मैनेजर बन गया होगा, मतलब बन जाना चाहिए था. उसका कैलकुलेशन यही था कि 4 साल बीटेक में करूंगा तो तब तक तो 3-4 साल में वो क्लर्क से पीओ बन जाएगा. और पीओ मतलब डिसेंट जॉब है इंडिया में, हमारे मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक अच्छी जॉब है. सो इवेंचुअली ही लेफ्ट द जॉब, इवेंचुअली लेफ्ट द कॉलेज. सो वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर मतलब कि वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं हो. आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. तो आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट लाइक RRB स्केल 2 जिसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, RRB स्केल 3 जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है. एंड ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट एनी स्ट्रीम ग्रेजुएट. मतलब जैसे कि मैं यहाँ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की बात नहीं करूँगा कि जैसे कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के ऐसे एग्जाम रहते हैं. RBI ग्रेड बी में भी एक इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट के लिए आता है, इकोनॉमिक्स स्ट्रीम के लिए. बीटेक IT CS EC के लिए IT स्पेशलिस्ट ऑफिसर का आता है. MBA वालों के लिए मार्केटिंग ऑफिसर का आता है IBPS के थ्रू. इसी तरीके से सेबी में भी और नाबार्ड में भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के आते हैं. IT ऑफिसर का आता है, मार्केटिंग ऑफिसर का आता है. तो यहाँ मैं बात करूँगा एक जेनरिक कि फ्रेशर उसमें अलाउ हो, कोई एक्सपीरियंस मेरा रिक्वायर ना हो और कोई भी ग्रेजुएट बंदा दे सके. मतलब बेसिकली सबसे ओपन एंडेड एग्जाम्स होंगे गवर्नमेंट बैंक के लिए. सो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने फ़ोटो लगा रखी है कि जैसे RBI का ये आता है, ये 2020-21 का नोटिफिकेशन है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2021 की नोटिफिकेशन में ये ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल, ये जनरल लिखा है. इसकी तो वैकेंसी 270, लेकिन ये वही स्पेशलिस्ट है, कुछ इकोनॉमिक्स का होगा ऐसा. मतलब मेरा फ्रेंड एक्चुअली देता था, मुझे इतना याद है. ये इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट लोगों के लिए होता है. सो जेनरिक यहाँ बात करेंगे कि गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब्स जो एलिजिबल, जिसके मतलब मोस्टली लोग इसमें एलिजिबल रहते हैं. जैसे बीटेक वाला अगर मैं हूँ तो मैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर में तो एलिजिबल हुई ही हूँ, लेकिन मैं इन एग्जाम्स में भी एलिजिबल रहूँगा. और MBA मार्केटिंग वाला रहेगा वो अपने स्पेशलिस्ट में तो एलिजिबल रहेगा ही, लेकिन इस ओपन एग्जाम्स में भी एलिजिबल रहेगा. ओपन मतलब कि जिसमें कोई भी चाहे एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो और कोई भी ग्रेजुएट हो, कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, वो एलिजिबल रहे. कोई उसमें ऐसी इफ़ एंड बट्स ना हो कि ये वाला बीटेक होना चाहिए, ये इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए. मतलब मोस्टली कोई भी ग्रेजुएट आदमी एलिजिबल होगा. हाँ, इसमें परसेंटेज और एज क्राइटेरिया रहता है,
लेकिन हाँ मतलब जनरली वैसे परसेंटेज मैंने जितना देखा है वो एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी कर सकता है, बट मोस्टली 60% ग्रेजुएशन का या 55% ऐसे रहता होगा, और कैटेगरी वालों को थोड़ी सी इसमें छूट मिलती है 5% के अराउंड। और एज भी मैंने जितना देखा है मोस्टली 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है क्लर्क वाली पोस्ट के लिए, और मैनेजर्स वगैरह के लिए, पीओ वगैरह के लिए 30 ईयर्स है। सो कमिंग टू द पॉइंट, अब इसमें ऐसे देख सकते हैं, मैंने इसको ऐसे डिवाइड करा है, ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, मतलब इनके भी एग्ज़ाम्स हैं। रेगुलेटरी बॉडीज़ जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, इंडिया में रिक्रूट कर रही है, वो हैं हमारी आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, और फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। ये इंडिया में पूरे टोटल 12 हैं। इसमें मैंने एसबीआई अलग लिखा है और बाकी 11 अलग लिखा है। ऐसा क्यों करा है? एसबीआई अपना एग्ज़ाम अलग कराती हैं, और ये बाकी के 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिसमें से फॉर एग्जांपल पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, ये आईबीपीएस के थ्रू कराते हैं। आईबीपीएस सीडब्ल्यूई होता था हमारे टाइम पे, अभी भी मतलब आईबीपीएस ही कराती, लेकिन इसका एग्ज़ाम अलग रहता है। सो उसके बाद है हमारा, ये हो गया हमारा आईबीपीएस का, और उसके बाद मेरा आएगा ये आरआरबीज़ मेरे रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, और इसमें हम डिफरेंस समझ लेते हैं थोड़ा सा। आरआरबीज़ बेसिकली रीजनल, मतलब रीजन स्पेसिफिक होंगे, मोस्टली ये एक स्टेट में ही लिमिटेड रहते हैं। रूरल एरियाज में फोकस रहते हैं, मतलब एग्रीकल्चरल क्रेडिट और रूरल क्रेडिट इनका प्राइमरी फोकस्ड एरिया होता है। और डिफरेंस ऐसे समझ सकते हैं इसमें कि आरआरबीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% शेयर होगा, किसी पर्टिकुलर नेशनलाइज बैंक का 35% होगा, और स्टेट गवर्नमेंट का 15% शेयर होगा। तो ये हो गया उसका 100% का ब्रेकअप कि कौन ओनर है। और पब्लिक सेक्टर बैंक जो हमारे 12 थे, इसमें मेजॉरिटी स्टेक, दैट इज मोर देन 50% स्टेक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। ठीक है, तो अब जॉब्स आप ऐसे समझिए कि मतलब ग्रेड बी मैनेजर ये सबसे टॉप लेवल की जॉब है फ्रेशर की एंट्री के लिए इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में, इंडियन गवर्नमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में। और उसके बाद आता है, मतलब इसको ग्रेड बी या मैनेजर कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है ग्रेड ए या असिस्टेंट मैनेजर। अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इसके थोड़े बहुत नाम 19-20 हो सकते हैं, मैं उसको भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन हाँ मोटा मोटी ये है हमारा। यहाँ से तो हमारा ऑफिसर यहाँ से शुरू होता है, इसके नीचे क्लरिकल है और इसके ऊपर हमारा ऑफिसर है, और ये हमारा क्लर्क, इसी को हम असिस्टेंट भी कहते हैं या ऑफिस असिस्टेंट भी कहते हैं, और क्लर्क हो गया। ये हमारा ग्रेड ए या असिस्टेंट मैनेजर है। उसके ऊपर है हमारा ग्रेड बी या मैनेजर। अब आरबीआई, मतलब ये तो हमारा हो गया रो वाइज, ये हमारा हो गया रो, और ये कॉलम अगर हम देखें तो शुरू करते हैं आरबीआई से। आरबीआई वाले कॉलम में हम देखें तो सबसे पहले हमारा ये, मतलब आप ऐसे समझिए, ये है आरबीआई वाला कॉलम, ये, और ये है ग्रेड बी वाला रो। तो इसमें आप देखिए आरबीआई ग्रेड बी या मैनेजर, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग से इंडियन गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर की सबसे बेस्ट जॉब है एंट्री लेवल के लिए। अब उसके बाद लेटरल एंट्री होती है कभी कभी बैंकों में, मतलब अब तो इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टार्ट है, लेकिन हाँ फ्रेशर के लिए इंडियन गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में दिस विल बी द बेस्ट जॉब, आरबीआई ग्रेड बी या मैनेजर। अब इसी तरह नाबार्ड भी कराता है ग्रेड बी या मैनेजर का रिक्रूटमेंट, ये भी आता है। अब ये हमारा आरबीआई का हो गया, नाबार्ड का हो गया। सेबी का मैंने नहीं देखा है कभी ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट, ऐसा मेरी समझ से तो नहीं होता है। फिर अब हमारे आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एसबीआई में नहीं है, आईबीपीएस के जो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें नहीं है, आरआरबीज में नहीं है। मतलब मैनेजर पोस्ट के लिए आरआरबी में होता है रिक्रूटमेंट, लेकिन उसमें फिर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा होगा।
IBPS में भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर में भी मैंने देखा है कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए होगा रिक्रूटमेंट स्केल 2 का, स्केल 3 का। स्केल 2 मतलब मैनेजर, और वहाँ पे लेकिन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, फ्रेशर के लिए नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है वो, मतलब जो येलो जहाँ बैकग्राउंड है वो पोस्ट के लिए नहीं आता इनका रिक्रूटमेंट। सो अब ग्रेड ए या असिस्टेंट मैनेजर, तो RBI में मैंने ये वैकेंसी नहीं देखी है। नाबार्ड ग्रेड ए या असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी लाता है, सेबी ग्रेड ए और असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी लाता है। और उसके बाद हम आते हैं कॉमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक से, मतलब ये रेगुलेटरी बॉडीज नहीं है, ये तो हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ये तो बिजनेस कर रही हैं भाई। कॉमर्शियल बैंक हैं, कॉमर्स कर रही हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक है मतलब मेजॉरिटी स्टेक होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और शेड्यूल बैंक है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में मेंशन्ड है, इसलिए इनको शेड्यूल बैंक्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमारा SBI PO जो हम कहते हैं ये आता है हमारा। ये असिस्टेंट मैनेजर या स्केल 1 ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट होता है। ये भी हमारा फॉर्म आता है, लगभग हर साल ही आ जाता है। फिर IBPS PO या IBPS असिस्टेंट मैनेजर या स्केल 1 ऑफिसर का फॉर्म आता है। इसी तरीके से RRB PO या RRB असिस्टेंट मैनेजर और स्केल 1 ऑफिसर का भी एग्ज़ाम रहता है। तो ये तो स्केल, मतलब ये जो हमारा है कैटेगरी, ये हमारा ऑफिसर का है। अब इसके नीचे हमारा आता है क्लरिकल का, जिसको क्लर्क या असिस्टेंट, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ तो आपको मतलब क्लियर दिखेगा कि मैं कहाँ पे पिन पॉइंट कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे। अदरवाइज़ थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि ये कहाँ पे हाईलाइट कर रहा है और अभी क्या लिख रहा है। सो हाँ, अभी हम बात कर रहे थे ये क्लर्क या असिस्टेंट या ऑफिस असिस्टेंट जिसको कहते हैं। RBI में ये आता है असिस्टेंट नाम से, नाबार्ड में आता है डेवलपमेंट असिस्टेंट नाम से, SBI में इसको क्लर्क या जूनियर एसोसिएट कहते हैं। IBPS क्लर्क का फॉर्म आता है, ये 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। और RRB में इसी को ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ कहते हैं। सो ऐसे देखा जाए तो मतलब मैंने नंबर वाइज ऐसे दिया भी है, मतलब मेरे समझ से दिस शुड बी द प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द सैलरी एंड पर्क्स प्रोवाइडेड। ये नंबर 1 है आपका RBI ग्रेड B, ये बेस्ट जॉब है इंडियन गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में। ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, मतलब ये 12 जॉब हैं। और इनकी प्रायोरिटी भी आपकी ऐसे ही होनी चाहिए, 1 इज़ ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3 एंड सो ऑन 12 तक। मतलब ये नंबर 1 वाली जॉब आपका इंडिया के गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर का नंबर 1 जॉब है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सैलरी का आइडिया ले लेते हैं कि कितनी सैलरी मिलती है, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखिए ऐसा है कि आज की डेट में, मतलब मैंने एक बार क्लर्क का, IBPS क्लर्क का इंटरव्यू दिया था, एंड दैट टाइम इंटरव्यूज वर बीइंग कंडक्टेड फॉर IBPS क्लर्क जॉब। आज की डेट में ये जो क्लर्क वाला सेक्शन है इसका इंटरव्यू नहीं होता है, बट हाँ इसमें भी आपका प्री और मेंस है और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी चेक होती है। सो ये जितने भी क्लर्क के हैं, ये आपके RBI का क्लर्क हो, चाहे आपका नाबार्ड का क्लर्क हो, चाहे आपका SBI का हो, चाहे IBPS का हो, चाहे RRB का हो, इनके स्टेट वाइज कट ऑफ आएंगे, स्टेट वाइज मेरिट आएगी। और इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ दैट स्टेट्स लैंग्वेज रिक्वायर्ड रहेगा। मतलब जैसे आप गुजरात में अप्लाई कर रहे हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए, और इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। अब इसमें अगर हम आते हैं तो इसमें प्री मेंस एंड इंटरव्यू, और इसमें भी प्री मेंस और इंटरव्यू। इसमें डिस्क्रिप्टिव RBI में तो होता है, डिस्क्रिप्टिव आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ इसमें इकोनॉमिक्स वगैरह का पेपर आता है, फाइनेंस का आता है। तो है तो ग्रेड B मैनेजर या ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर, दोनों में प्री मेंस इंटरव्यू और प्री मेंस इंटरव्यू है, और यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। सैलरी का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो ऐसे समझो कि ग्रॉस सैलरी यहाँ पे क्लर्क या असिस्टेंट मैनेजर वाले में, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपकी हो जाएगी 40 से 50,000,
डिपेंड करता है, आरबीआई में थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ थोड़ी कम होगी। यहाँ पे हो सकता है 40 टच करे आईबीपीएस क्लर्क में, और यहाँ पे 50 टच करे। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50,000 ग्रॉस सैलरी होगी। ग्रॉस के बाद इन हैंड आपकी 6-8 हज़ार कट के आ जाएगी, और थोड़े बहुत पर्क्स हो सकता है वो। यहाँ पे सैलरी आपकी स्टार्टिंग बता रहा हूँ, स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी 60 से 70,000 होगी। मतलब आईबीपीएस पीओ की स्टार्टिंग सैलरी ऐसे ही 60 से 65 हो जाती है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, हो सकता है 70-74 हो जाए। मोटा मोटी ये ग्रेड है या असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 60 से 70,000 जॉब सैलरी हो जाएगी। और यहाँ पे मान के चलिए 90,000 से 1 लाख हो सकती है। अब ठीक है, तो यही 12 आप समझ सकते हैं कि जॉब्स हैं आपके पास। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सैलरी रो वाइज आपको मैंने बता दी। रो वाइज मतलब इस रो में क्या रेंज रहेगा, इस रो में क्या रेंज रहेगा, और इस रो में क्या रेंज रहेगा। ऑर्डर ऑफ चॉइस भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस है। किसी को अपने स्टेट में ही रहना है, या किसी को कोई पर्टिकुलर काम पसंद है। जैसे मान लो किसी को आईटी का ही काम पसंद है, स्पेशलिस्ट में ही जाना है, तो उसको आरबीआई ग्रेड भी हो सकता है उतना अच्छा ना लगे जितना आईबीपीएस का स्पेशलिस्ट ऑफिसर पसंद है। बट हाँ, मेरे अकॉर्डिंग या इन जनरल जो परसेप्शन है वो ऑर्डर ऑफ चॉइस मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ ग्रेटर देन 3 इज़ ग्रेटर देन 4 से 12 तक आप रख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो कॉलम्स का मैंने रखा है, ये फर्स्ट कॉलम, फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको देखने में ईजी रहे। कॉलम और रोज मैंने उसी प्रायोरिटी में लिखे हैं। ये पहला कॉलम आरबीआई इज जनरली ग्रेटर देन नाबार्ड, ये ग्रेटर देन सेबी है, ये आरबीआई से बड़ा है, एसबीआई से बड़ा है सॉरी, ये आईबीपीएस और ये आरआरबीज। तो जनरल ऑर्डर भी ऐसा ही है कि ये मैंने इसी ऑर्डर में लिखा है, डिक्रीजिंग पावर में या डिक्रीजिंग रेपुटेशन में। और ये भी मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है कि ग्रेड बी है मैनेजर, थोड़ा मतलब सबसे बेस्ट जॉब है एंट्री लेवल की। ग्रेड ए है असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद है, उसके नीचे क्लर्क है। तो ये आप समझ सकते हैं बेस्ट है, और ये सबसे लोवेस्ट होगा। मतलब इनमें मेरे अकॉर्डिंग या एक जनरल सैलरी है पर्क वाइज आप देखें तो। बेस्ट वर्स सब्जेक्टिव है, बट सैलरी वाइज एंड पर्क वाइज मैंने बता दिया। सिलेबस आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब मैं बताता हूँ, थोड़ा क्लियर कर लूँ। हाँ, तो सिलेबस आप ऐसे समझ सकते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, ये 5 सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग होने ही चाहिए। 5 में से 1-2 आगे पीछे तो चल जाएगा, बट 3-4 तो आपके परफेक्ट मतलब कि अच्छा स्कोर आपका आए उसमें, तभी आप कंपटीशन बीट कर पाएंगे। और हो सकता है जैसे किसी की जैसे आईबीपीएस पीओ का प्री होता है, तो प्री में ये क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पूछ लेंगे, लेकिन मेंस में प्लस कंप्यूटर प्लस जनरल अवेयरनेस भी हो जाएगा। तो मान लो आप प्री एक बार क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश से क्वालिफाई कर भी लोगे, बट इवेंचुअली प्री का स्कोर कभी भी आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा। प्री इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम जो आपको मेंस लिखने के लिए एलिजिबल करेगा। मेंस आपका मेरिट बनाएगा अलॉन्ग विद इंटरव्यू मार्क्स। तो आपको ये 5 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। क्लर्क में लोकल लैंग्वेज भी आपको थोड़ा सा आना चाहिए, वो एक रिक्वायरमेंट है। तो ये 5 सब्जेक्ट, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, और क्लर्क के लिए लोकल लैंग्वेज। अब एक छोटा सा क्विक ग्लैंस देख लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे, जब मैं एग्ज़ाम देता था 2014-15 में, तो मुझे लगता है 23-24 थे पब्लिक सेक्टर बैंक, नेशनलाइज बैंक। मतलब तब भी हिसाब वही था कि एसबीआई अपना अलग लेता था, बाकी सब आईबीपीएस पीओ से लेते थे। आज भी वैसे वही है कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो एसबीआई अपना अलग ले रहा है और बाकी के 11 इससे ले रहा है। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है financialservices.gov.in, इनमें दिया हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया में यही 12 है। इसमें बस आप इतना समझ लीजिए कि ये स्टेट बैंक अपना अलग लेता है, एसबीआई का पीओ होगा, क्लर्क होगा, अब बाकी के 11 ये कैसे लेंगे, ये लेंगे आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क से। सो थैंक यू, आई विल सून कम।